आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस के झूठे मामलों की। झूठे मामलों पर कोर्ट ने काफी शक्ति दिखाई है और सख्त आदेश दिए हैं। और अब ऐसा लगता है कि अगर पत्नी के द्वारा झूठा मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, पति थोड़ा सा समझदारी से काम ले और थोड़े से तथ्यों को, सबूतों को, तर्कों को कोर्ट के सामने सही समय पर रखता है, तो ऐसा आप मान सकते हैं कि झूठे केस में मेंटेनेंस लेना नामुमकिन हो सकता है। यानी कि झूठे केस में मेंटेनेंस कभी नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो सारी डिटेल बताएंगे जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि झूठे केस में अब मेंटेनेंस मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और कोर्ट ने क्या सख्त आदेश दिए वो भी आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूं केश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मेंटेनेंस के मामलों में अक्सर मैंने देखा है कोर्ट काफी सख्त रवैया अपनाती है, चाहे वो पति के प्रति हो चाहे पत्नी के प्रति हो। डिपेंड ये करता है कि आपके केस में कोर्ट के समक्ष क्या तथ्य होते हैं, क्या तर्क होते हैं, क्या सबूत होते हैं और क्या गाइडलाइंस है, उसके आधार पर कोर्ट आगे बढ़ती है। तो पति को सबसे पहले अपने झूठे मामलों में यह ध्यान रखना चाहिए, जब पत्नी पति के ऊपर झूठे मेंटेनेंस से केस करती है तो पति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मामला झूठा है और झूठा मामला है तो उसे झूठा साबित कैसे करे। तो सबसे पहले अगर कोई सबूत है या फिर कोई सबूत नहीं भी है तो भी दोनों ही परिस्थितियों में सबसे पहले पति को कोर्ट में उपस्थित होता है। मेंटेनेंस के मामलों में सबसे पहले पति को कोर्ट में उपस्थित होना है। इधर उधर भागने की बजाय कोर्ट में प्रेजेंट होना उसके लिए फायदेमंद होता है। दूसरा ये कि उसे उपस्थित होकर सबसे पहले प्रयास ये करना है, या तो सबूत है तो उन्हें दिखाइए कोर्ट को कि हुजूर देखिए मेरे पास वाइफ की अडल्टी के सबूत हैं, या वाइफ बिना किसी कारण के अलग रह रही है, या उसने मेरे साथ क्रूरल्टी की है, या वाइफ के पास में पर्याप्त आय के साधन है। क्योंकि ये चारों ही ग्राउंड होते हैं जिसकी वजह से पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता, अन्य परिस्थितियों में मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो अगर सबूत है तो प्रथम दृष्टया ही न्यायालय को सबूत दिखा दीजिए, और जैसे ही आपके सबूत न्यायालय देखेगी वहीं से न्यायालय का नजरिया बदल जाएगा। क्योंकि अब न्यायालय को बात समझ में आ जाएगी कि वाइफ ने झूठा केस किया है, झूठा एफिडेविट दिया है, झूठी पिटीशन फाइल की है, हस्बैंड तो सभी सबूत दिखा रहा है और पत्नी झूठ बोलकर मेंटेनेंस लेने की चेष्टा कर रही है। तो ऐसी स्थिति में अब कोर्ट इस मामले में इंटरिम मेंटेनेंस भी तय नहीं करेगी और फाइनल में भी केस को डिसमिस कर देगी। दूसरा ये कि हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है, तो इन परिस्थितियों में भी कोर्ट से भागने की बजाय कोर्ट में उपस्थित होना है। कुछ लोग भागते हैं, देखो भागने से आपका नुकसान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि आवेदन दिनांक से भरण पोषण दिया जाए, लेकिन परिस्थितियां अगर ऐसी हैं तो आदेश दिनांक से दिया जाए, और अगर परिस्थितियां ऐसी हैं तो बिल्कुल ना दिया जाए, ये भी गाइडलाइंस है। तो इसलिए अब आपको परिस्थितियां वैसी कोर्ट के समक्ष रखना है कि जिस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस ना मिले और उसका केस झूठा हो जाए। तो हमारे पास कोई सबूत नहीं है, तब भी भागने की बजाय कोर्ट में उपस्थित हुई, अपने तर्क रखिए, तथ्य रखिए, कोशिश करिए कि वाइफ से सबूत मांगिए कि आपने जो आरोप लगाए सबूत दिखाइए। अब डायरेक्टली आप सबूत मांग नहीं पाएंगे तो इसका एक उपाय है, आप कोर्ट में प्रेजेंट हुए, जो पत्नी ने आरोप लगाए हैं उन आरोपों का विस्तार से अपने जवाब में वर्णन कीजिए और पत्नी के पिटीशन का तत्काल जवाब दे दीजिए। तत्काल जवाब दे दीजिए, अपना एफिडेविट दे दीजिए, आय और व्यय का एक एक पैसे का हिसाब दीजिए, और इसके अलावा जिम्मेदारियां यानी कि लाइबिलिटीज और संपत्ति यानी कि एसेस्ट, इनका भी विवरण विस्तार पूर्वक दीजिए। जो पति के नाम से है वो सारा विवरण पति को एक एक पैसे का देना अनिवार्य होता है, चाहे वो खर्चे का हो, चाहे संपत्ति का हो, चाहे देनदारियां हो, चाहे अपने ऊपर दायित्व हो और चाहे खर्चे हो, एक एक पैसे का पति को हिसाब देना है। इसके अलावा अगर पत्नी का कोई भी ऐसा प्रूफ है कि जो इनकम साबित करता हो, क्रूरल्टी साबित करता हो, अडल्ट्री साबित करता हो, या वाइफ बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो उसका प्रमाण भी उसे साथ में लगा देना है। इतना तो कम से कम पति को सबसे पहले कर लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि इतना सब कुछ पहली या दूसरी तारीख में प्रस्तुत करने पर, तीसरी तारीख में प्रस्तुत करने पर पत्नी जब इंटरिम की डिमांड करेगी तो आप ये कह सकते हो हुजूर
इंटरिम की आवश्यकता कहाँ है? मैंने तो सब कुछ दे दिया। वाइफ आबे, अपने बयान देबे, सबूत दिखाबे, मेंटेनेंस ले लेबे, फाइनल पे सुनवाई हो जाबे। इससे यह फायदा होगा कि वाइफ जब फाइनल की सुनवाई में आएगी तो लगाए गए आरोपों के आपके वकील साहिबान उनसे सबूत मांगेंगे, जिरह करेंगे, क्रॉस करेंगे, घुमा फिरा के सवाल पूछेंगे और हो सकता है कि वाइफ से ही कबूल करवा ले कि उसने ये मामला झूठा प्रस्तुत किया है। वाइफ से ये कहलवा लें कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। वाइफ से ये भी कहलवा लें कि ऐसी घटना घटी ही नहीं है, क्योंकि जब वकील साहबान कोर्ट के अंदर तरह तरह से घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं तो कई बार अच्छे अच्छे लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं और सच बोल देते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि मेंटेनेंस के मामलों में भागने की बजाय प्रेजेंट होने में फायदा है, तथ्यों को रखने में फायदा है। केस को लंबे खींचने की बजाय इस केस को जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाने के में फायदा है। अगर मेंटेनेंस लगना होगा तो आवेदन दिनांक से लगना ही है, तय है। हो सकता है कि हमारा जल्दी करने से कोर्ट ये कहे कि पति की तरफ से कोई गलती नहीं हुई है, इस कारण से इस मामले में आवेदन दिनांक से भरण पोषण नहीं दिया जा सकता, आदेश दिनांक से दिया जा सकता है। क्योंकि हमने एक जजमेंट ऐसा देखा जिसमें कोर्ट ये कह रही कि पति ने जानबूझकर देरी की, इस कारण से इस मामले में आवेदन दिनांक से भरण पोषण तय किया जाता है। यानी कि कुल मिला के पति की गलती की वजह से इस मामले में आवेदन दिनांक से होगा, अन्यथा आदेश दिनांक से होता। और अगर सारे तथ्य, तर्क, सबूत कुछ भी काम आ गए आपके केस में, तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको आदेश दिनांक से मेंटेनेंस देना पड़े। ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिनिमम मेंटेनेंस देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है आपको इंटरिम एक पैसा नहीं देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि अब आपको जीवन पर्यंत कभी भी भरण पोषण ना देना पड़े। ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे जजमेंट भी देखने को मिले हैं जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, कोर्ट ने भरण पोषण नहीं दिया, क्योंकि नियम भी यही कहता है। कुछ ऐसे मामले भी देखने को मिले जहां पर पत्नी ने जानबूझकर अपनी जॉब छोड़ी थी। कोर्ट ने कहा कि वाइफ वेल क्वालिफाइड है, कमाने में सक्षम है, कमा सकती है, इसलिए भरण पोषण नहीं दिया सकता है। कुछ जजमेंट ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि वाइफ वेल क्वालिफाइड है, पूर्णतः स्वस्थ है, वो अपने लिए आय अर्जित कर सकती है, इसलिए भरण पोषण नहीं दिया सकता। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि वाइफ कमा रही है, इस कारण से उसे भरण पोषण नहीं दिया सकता। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने यह कहा कि वाइफ कमाने में सक्षम है, कमा सकती है, पर्याप्त आय के साधन है, तो ऐसी स्थिति में उसे भरण पोषण नहीं दिया सकता। कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि वाइफ अडल्ट्री में है या रीमैरिज कर चुकी है, इसलिए भरण पोषण नहीं दिया सकता। और कुछ मामले ऐसे भी देखने को मिले जहां पर कोर्ट ने कहा कि वाइफ ने क्रूरल्टी की है, इस कारण से उसे भरण पोषण लेने का हक नहीं है। मैं हूं पेश जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।